बीच इस सीरीज का आखिरी मुकाबला जो है वो 31 जुलाई को ओवल स्टेडियम में होने वाला है। अगर बात करें 4 मैचों के स्कोर लाइन की तो इंग्लैंड जो है वो 2 से आगे है। भारत ने एक ही मैच जीता है जबकि एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ है। यानी ये मुकाबला तय करेगा कि सीरीज का विजेता कौन बनेगा। और जैसे जैसे लंदन का ओवल स्टेडियम गर्मा रहा है, ठीक वैसे ही गर्म हो चुकी है ये भिड़ंत आंकड़ों और प्रदर्शन के मोर्चे पर भी। तो आइए नजर डालते हैं इस रोमांचक सीरीज के अब तक के हालात पर। देखिए, पहला टेस्ट जो है वो इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीता था। उसके बाद दूसरा जो है वो भारत ने 336 रनों से अपने नाम किया था। इसके बाद तीसरा मैच जो है वो इंग्लैंड ने फिर से 22 रन से जीता था और वापसी की थी। और चौथा मैच जो है वो भारत ने अंत तक लड़के ड्रॉ करवाया है। तो पांचवा मुकाबला जो है वो वाकई देखने लायक होने वाला है। अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिन्होंने इस सीरीज को ऐतिहासिक बनाया है। सबसे पहले बात करें टॉप रन स्कोरर की तो सबसे ऊपर इस लिस्ट में नाम आता है शुभमन गिल का, जिन्होंने अब तक की इस सीरीज में 4 मैचों में 722 रन बनाए हैं। उनके बाद नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल ने 511 रन बनाए हैं, वो भी 63.87 की औसत से, जिसमें 2 शतक भी शामिल है। वहीं सुनील गावस्कर के बाद केएल राहुल जो है वो इंग्लैंड में 1000 रन से ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने हैं। इसके अलावा विदेश में 46 सालों में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर बने हैं केएल राहुल। सिर्फ एक बार सिंगल डिजिट स्कोर उन्होंने दिया था, वो भी एजबेस्टन में सिर्फ 2 रनों का। अब बात करें बॉलिंग चार्ट टॉपर्स की तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है बेन स्टोक्स का। बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में अब तक कुल 17 विकेट लिए हैं, वो भी 25.24 की औसत से, और उन्होंने अब तक 140 ओवर डाली है। इसके अलावा बात करें जसप्रीत बुमराह की तो उन्होंने 14 विकेट्स लिए हैं, उनकी औसत 26 की रही है और उन्होंने अब तक 120 ओवर डाली है। अब दोनों के बीच चल रही जबरदस्त बॉलिंग टक्कर को देखना होगा कि 5वें मुकाबले में ये कैसी रहती है। वहीं रविंद्र जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा ने पिछले 6 पारियों में 350 यानी 3 अर्धशतक लगाए हैं और इसके अलावा 1 शतक भी जड़ा है। और इसका अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो रविंद्र जडेजा ने 454 रन बनाए हैं। इसके साथ ही सेना देशों में 50 प्लस स्कोर करने के मामले में रविंद्र जडेजा धोनी के बाद दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। अब अगर आगे की बात करें, आगे की रुख करते हैं तो टीम में क्या क्या अहम बदलाव होगा ये भी हम देखेंगे। इंग्लैंड की टीम में एक खास नाम जुड़ा है, जो नाम है जेमी ओवर्टन का। जेमी ओवर्टन ने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और उस मैच में उन्होंने 97 रन बनाए थे और इसी के साथ 2 विकेट्स भी लिए थे। इस बार वो फिर से टीम में है और इंग्लिश टीम को उनसे फिर एक बार ऑलराउंड जादू की उम्मीद होगी। अब यही सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है 1983 के वर्ल्ड कप विनर और क्रिकेटर भी रह चुके हैं मिस्टर मदन लाल शर्मा। सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे इस सीरीज को देखते हुए ये रहेगा कि केएल राहुल ने इस सीरीज में अब तक 63.87 की औसत से 511 रन बना दिए हैं और 46 साल में वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय ओपनर बने हैं जिन्होंने विदेश में 500 से भी ज़्यादा रन बनाए हो। तो क्या आपको ये उनका जो प्रदर्शन है वो टेस्ट करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, उनका ये प्रदर्शन? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीरीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो रही है और ठीक है, हम 2-1 से थोड़ा सा पीछे हैं, पर ओवल जो है हमारे लिए जो है बड़ा क्रूशियल टेस्ट मैच है, क्योंकि इसको अगर हम जीते हैं तो ये भारतीय यंग टीम जो है सीरीज़ को ड्रा करेगी। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पर देखने वाली बात ये है कि अगर आप पीछे चले जाएं तो ये भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। ये रिजल्ट जो है 2-1 का, ये हमारी फेवर में होना चाहिए था, बट हमने जो गलतियां की हैं वो उसका थोड़ा सा हमें हर्जाना भरना पड़ रहा है। बट ये यंग टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी आपने केएल राहुल की अगर बात की है, जब कोई भी खिलाड़ी ओपनर उस स्लॉट पे, क्योंकि ओपनर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन होते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि वहाँ पे खड़ा रहना और रन बनाना और एक अपनी टीम को अच्छा स्टार्ट देना बड़ा ज़रूरी रहता है। और केएल राहुल इस सीरीज़ में
खूब ही उन्होंने ओपनिंग स्लॉट पर रन बनाए हैं, 500 से ज़्यादा रन बनाए, और कई कई चीज़ें ऐसी हुई हैं भारतीय टीम के साथ जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। तो ये एक यही दर्शाता है कि भारतीय, देखिए हिस्ट्री क्रिएट करना मीन हमारा अच्छा प्रदर्शन चल रहा है। तो ये ओवल में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा ही केएल राहुल स्टार्ट देगा जसवाल के साथ। जसवाल भी बहुत अच्छा बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, पर यह है कि जब अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आपके जीतने के चांसेस बन जाते हैं। पर ओवल का जो विकेट है बिल्कुल डिफरेंट विकेट होगा। बिल्कुल सर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और इसी को आगे चलते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्रिस वोक्स जो है इंग्लैंड के, उन्होंने इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा कुल 167 ओवर फेंके हैं। क्या उनका वर्कलोड ज़्यादा हो गया, और क्या उनकी इस गेंदबाजी की वजह से उनकी जो धार है वो कम हो रही है? नहीं, देखिए क्रिस वॉक की जो धारा कम नहीं हो रही है, क्योंकि इंग्लैंड का वो बेस्ट बॉलर है कि जैसे वो गेंद सीम कराता है ना, उसमें वो कभी भी विकेट ले सकता है। बट उसको वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये उसको खिलाएंगे ही खिलाएंगे, क्योंकि वो एक विकेट टेकर बॉलर है। बट धार कम नहीं होती। कई बार आप जब कोशिश कर रहे होते हैं, आपको कई वेरिएशन करनी पड़ती हैं बीच में। अगर कभी आप एक ही बॉल को आप 135 डालते हैं और एक ही नेक्स्ट बॉल आप 140 डाल देते हैं, तो उसमें हमें कई बार लगता है कि ये गेंद इतना तेज़ नहीं जा रहा, इतनी अपनी लय में नहीं कर रहे। बट वो उनका बेस्ट बॉलर है, मेरे विचार में उनका बेस्ट बॉलर है। पर ये है कि धार का कम होना फटीक भी हो सकती है। कई बार आप ज़्यादा ओवर करते हैं तो लास्ट में एंड ऑफ द डे आपको उस बॉलर के ऊपर फटीक दिखाई देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। अगर उनकी बात करें इंग्लैंड में, तो हमने बात कर ली कि क्रिस वोक्स का ये हाल है। अगर बेन स्टोक्स की बात करें तो बेन स्टोक्स ने भी 140 ओवर डाले हैं अब तक, और उन्होंने उसमें 17 विकेट भी लिए हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने 120 ओवर डाले और उन्होंने 14 विकेट्स लिए हैं। अगर दोनों के औसत पे भी नज़र डालें तो बेन स्टोक्स का जो औसत है वो 25 है, जबकि जसप्रीत बुमराह का जो औसत है वो 26 है। तो क्या इन आंकड़ों के आधार पर बेन स्टोक्स बुमराह से ज़्यादा असरदार गेंदबाज नजर आए हैं? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए बुमराह इज़ अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और इज नंबर 1 बॉलर। इसमें हम उसके बेन स्टोक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते उसको, क्योंकि बेन स्टोक ने, ठीक है, उन्होंने 17 विकेट लिए हैं और उनका औसत भी थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है, पर उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि बुमराह जो है हमारा एक स्ट्राइक बॉलर है, तो उसको कैप्टन जो है बड़ा सोच विचार से उसको यूज़ करता रहता है। बट ठीक है, बेन स्टोक ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। उन्होंने फ्रंट में आकर बॉलिंग की है। उन्होंने 2-2 घंटे का भी स्पेल किया है। लास्ट टेस्ट मैच में जब वो इंजर्ड थे, उन्होंने फिर भी बॉलिंग की, अपनी टीम को ब्रेक थ्रू भी दिलाया। पर ये है कि आप बुमराह का जो स्थान है वो बुमराह का रहेगा, और बेन स्टोक उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स टोटली डिफरेंट बॉलर है ना बुमराह, और बेन स्टोक डेफिनेटली इज डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। अगर हम भारत पर नज़र डालें दूसरी ओर, तो रविंद्र जडेजा की बात करते हैं। रविंद्र जडेजा ने अब तक सेना देशों में नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए 12 बार 50 से भी ज़्यादा का स्कोर बनाया है, जो कि MS धोनी के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा है। तो क्या जाडेजा भारत के सबसे भरोसेमंद विदेशी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज बन गए हैं? देखिए बेस्ट है लोअर ऑर्डर में रविंद्र जडेजा, क्योंकि देखिए लोअर ऑर्डर का मजबूती दिखाना बहुत ज़रूरी है। कल वाले टेस्ट मैच में भी वाशिंगटन सुंदर और जडेजा ने मैच को बचाया है। ठीक है, पारियां शुभमन गिल ने भी खेली है और केएल राहुल ने भी खेली है, पर वो ऐसी स्टेज थी जहां पे उनको बैटिंग करनी थी, 3-4 घंटे बैटिंग करनी थी, 50-60 ओवर खेलने थे। तो जडेजा उसमें उन्होंने अपना एक अहम जो है किरदार निभाया है, क्योंकि जडेजा ने कभी लेट डाउन किया ही नहीं है इंडियन टीम को, कि चाहे वो बॉलर की वजह से हो, चाहे वो बैटिंग की वजह से हो। उन्होंने हमेशा जो है टीम का एज ए ऑलराउंडर बहुत बढ़िया साथ दिया, और यही मैं कहूँगा कि ये इंडियन टीम के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। जब आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा तो आपके हारने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं, और उसमें रविंद्र जडेजा स्टैंड आउट। उन्होंने 12 अगर उन्होंने 50 बनाए हैं, तो ये दर्शाता क्या है कि इज़ इन अ गुड फॉर्म, और ये एक मिडिल ऑर्डर में बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है। उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठाए जाते थे कि रविंद्र जडेजा टीम में जगह डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट मैचेस में 300 से ज़्यादा विकेट हैं, डिजर्व करते ही करते। देखिए कई बार होता है कि फॉर द सेक ऑफ वो हम कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। हम एज ए क्रिकेटर आई एनालाइज द होल परफॉर्मेंस है,
एक दो मैचेस में अगर हम नहीं अच्छा करेंगे तो ये क्रिटिसिज्म नहीं है। हाँ, उसके उन्होंने गलत क्या किया उसका क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट उनकी परफॉर्मेंस का नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस तो एक मैच दूर रहती है। तो मैं नहीं समझता, वो हमेशा उन्होंने इंडियन टीम में जब भी उनको सेलेक्ट किया गया है वो हमेशा परमानेंट मेंबर रहे हैं भारतीय टीम में, चाहे वनडे हो, 20 हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो। इज अ टॉप क्लास ऑलराउंडर। उसकी परफॉर्मेंस देखिए आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि 5वें टेस्ट से पहले गौतम गंभीर ने ये कहा है कि सभी तेज गेंदबाज उनके फिट है, तो ऐसे में आपकी नज़र में कौन से पेसर जो है वो भारत के लिए फाइनल टेस्ट में सबसे प्रभावी रह सकते हैं? देखिए, पेसर का फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर टेस्ट में शुरू में पहले 1-2 दिन जो है गेंद काफ़ी बाउंस लेता है, तो उसमें आपको पेसर चाहिए। अब डिपेंड करता है कि प्रतिक्रिया लगाई जा रही है कि बुमराह को खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। मोहम्मद सिराज को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कितने थक चुके हैं, या अगर 4 दिन है उनकी रिकवरी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे विचार में आपको प्रदीश कृष्णा को खिलाना चाहिए। और हो सकता है ये भी प्रतिक्रिया लगाई जा रही है कि इसको स्पिनर जो है, स्पिनर अपना कुलदीप यादव को शायद खिलाया जाए हर्षवर्धन ठाकुर की जगह। तो आपके पास अभी कुछ कह नहीं सकते बुमराह खेलेगा या नहीं। मोहम्मद सिराज और प्रदीश कृष्णा ये तो मेरे को लगता है कि खेलेंगे। तीसरा जो पेसर है वो देखना पड़ेगा वो किसको खिलाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और अपना विश्लेषण देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सवालों को और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके दूसरे मेहमान, स्वागत है ताउज आपका, स्वागत है क्रिकेट प्रेडिक्टर में। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि शुभमन गिल ने इस सीरीज में सबसे ज़्यादा कुल 722 रन बनाए हैं। इंग्लैंड में 14 के औसत से सीरीज शुरू करने वाले गिल अब टॉप स्कोरर बनकर उभरे हैं, तो क्या वो कप्तान के तौर पर लंबी रेस का घोड़ा साबित होंगे? ये जिस तरह से परफॉर्मेंस तो डिलीवर किया उन्होंने अपने बल्ले से, और साथ साथ 2 बैक टू बैक टेस्ट मैचेस, एक तो क्लोज लेके गए लास्ट का लॉर्ड्स में, और पिछली टेस्ट मैच उनकी लीडरशिप में ड्रॉ करवाए। तो एक समय पे था जब टीम इंडिया भूल गई थी ड्रॉ करना, या तो हार या तो जीत होती थी, तो इसमें ड्रॉ करवाना भी, और वो भी ये यंगस्टर के माइंडसेट से, क्या बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज में काफी इंप्रेसिव रहे। हाँ, कहीं ना कहीं बॉलिंग वाइज या प्लेइंग लेवल वाइज स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं कमजोर पड़े हैं, बट ये कप्तानी है ना, एक्सपीरियंस से आती है। बड़े बड़े कप्तान हार चुके पिछले 2 सीरीज, रोहित शर्मा के अंडर ऑस्ट्रेलिया भी हारे और न्यूजीलैंड के सामने भी हारे। तो मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है शुभमन गिल की। तो अब हम तो कंक्लूजन पे तो नहीं आना चाहिए। उनकी शुरुआत उनकी अच्छी रही है एज ए कैप्टन। कॉन्फिडेंस, नर्वस बिल्कुल भी नहीं दिखे, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लेके आए, और बल्लेबाजी भी अच्छी की। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर ब्राइट है इनका। खाली सीखना, थोड़ा क्विक लर्नर है, और सिलेक्शन पॉलिसी में आगे पीछे स्ट्रैटेजी की थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज लंबी रेस का घोड़ा तो डेफिनेटली नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही है आपने। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सीरीज में जडेजा बल्ले से भारत के सबसे सकारात्मक खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें गेंदबाजी पर और फोकस करना होगा ताकि वो उस डिपार्टमेंट में भी टीम के लिए ज़्यादा असरदार बन सके, तो इस पर आपका क्या कहना है? जडेजा को ऑब्वियसली बल्लेबाजी तो जबरदस्त की है उन्होंने, और इनकी वजह से टीम इंडिया जो भी बरकरार रखी है। और मुझे लगता है कि इनकी जो बल्लेबाजी है वो शुभमन गिल के अंदर ज्यादा निखर के आई है, या ज्यादा उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कहीं ना कहीं देखिए, जडेजा कभी इतने भी डेंजरस नहीं होते थे। कोई भी आउट फॉरेन सीरीज में, फॉरेन टूर्स में उनको अश्विन के ऊपर ही महत्व इसलिए दिया जाता था क्योंकि उनकी बल्लेबाजी हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, और ये ऑब्वियस था कि जडेजा को लिया जाएगा ओवरसीज या सेना कंट्रीज में जब आप खेले। मगर हाँ, गेंदबाजी में सवाल तो नहीं है, मगर उन्होंने कभी भी इतना ज्यादा कंसिस्टेंसी से चमत्कार भी नहीं किया है। 5 विकेट या 4 विकेट या बल्ले गेंद से उन्होंने मैचेस इतने ज्यादा जितवाई नहीं है सेना कंट्रीज में। तो मैं कहता हूँ कि भाई वही परफॉर्मेंस है जो जडेजा का गेंदबाजी से रहा है ओवर द ईयर्स। उनको हमेशा प्रेफरेंस दिया गया है बल्लेबाजी की वजह से अश्विन के ऊपर। अब यहाँ पर उनका काम ज्यादा निखर के आ रहा है बल्ले से। आप देख सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं जडेजा की बल्लेबाजी ज्यादा इफेक्टिव लग रही है गेंदबाजी से। तो मुझे लगता है कि गेंदबाजी से तो करना ही पड़ेगा उनको। अगर ये मैच जो है चौथा वाला उनको सीरीज बराबर करना है, तो अगर ड्रॉ भी करवाए
तो मैच टीम इंडिया के लिए सीरीज हार होगी। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जडेजा को वॉशिंगटन सुंदर का साथ ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर गेंद से ज्यादा मजबूत लगे हैं जडेजा से आगे। तो या जडेजा को अपने सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ बॉलर। क्या इस हम ये कह सकते हैं कि हमारी टीम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अभी भी जडेजा पर काफी ज्यादा? नहीं, डिपेंडेंट तो है ही, क्योंकि देखिए जिस तरह से उन्होंने बीच में बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने बाहर संभाला है, जब आपका टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ है या मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो लोअर मिडिल ऑर्डर के ऊपर जिम्मेदारी आई है। तो जडेजा ने खूबी निभाई है, चाहे वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच को कोशिश की उन्होंने ड्रॉ कराने का और बहुत ही रोमांचक ड्रॉ था, या उसके पहले टेस्ट मैच था या पिछला टेस्ट मैच है जिसमें उन्होंने 100 मारा है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, एक बड़ी पार्टनरशिप थी। तो जडेजा एक क्रूशियल रोल प्ले किए हैं टीम इंडिया के लिए, और मुझे लगता है कि अब उनका टीम में जगह और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा आगे उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कहीं ना कहीं, और उन्होंने बखूबी निभाई है उनकी जिम्मेदारी ओवर द ईयर। पहले गेंद से करते थे, अब गेंद और फिर बल्ले से किए, अब गेंद बल्ले दोनों से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गेंदबाजी उसकी साइड लाइन होती जा रही, बिकॉज उनकी बल्लेबाजी ज्यादा निखर के आ रही। तो या हो सकता है, चांस है कि जडेजा के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाए और ये मैच में और ज्यादा बड़ा रोल प्ले करे। आई होप नहीं, क्योंकि अगर वो उनको ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा या ज्यादा मिडिल में रहेंगे तो उसका मतलब है कि आपका टॉप ऑर्डर है ना या मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा जडेजा के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, मैं चाहूंगा टॉप ऑर्डर ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस करे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल या नंबर 3 या नंबर 4 शुभमन गिल। बिल्कुल, ये बात भी सही है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि 5वें टेस्ट से पहले टीम में जोड़े गए जेमी ओवरटन ने अपने डेब्यू टेस्ट में जो मैच खेले थे उन्होंने दिखा दिया था, और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको थोड़ा स्मार्ट रहना पड़ेगा और हर बल्लेबाजी की हर गेंदबाज या बल्लेबाज के लिए एक प्लान बनाना पड़ेगा, मैन टू मैन मार्किंग करनी पड़ेगी अगर हमको ये मैच जीतना है। और एक इम्पैक्टफुल, एक नए तरीके से, एक नए फ्रेश जज्बे के साथ एक नया टेस्ट मैच समझ के इसको अप्रोच करना पड़ेगा, रादर देन हम क्या किए हैं पिछले 4 टेस्ट मैच में वो मैटर नहीं करना चाहिए। हम क्या करने वाले हैं, क्या फ्रेश थॉट के साथ जा रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, कितने बिलीव के साथ जा रहे हैं, वो मैटर करेगा रादर देन हम क्या कर चुके हैं पिछले 4 टेस्ट मैच। बिल्कुल, ये तो बात हो गई इंग्लैंड की। अगर हम भारत की बात करें तो केएल राहुल सुनील गावस्कर के बाद इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे भारतीय ओपनर बने हैं और मैनचेस्टर टेस्ट में मैच बचाने वाली पारी भी उन्होंने खेली है। तो चोटों और वापसी के बाद उनकी ये कमबैक स्टोरी कितनी प्रेरणादायक है? बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। कहाँ आप सोच रहे थे केएल राहुल किस नंबर पे खेलेंगे, बल्लेबाजी करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो ओपन करेंगे, क्या वो न्यूजीलैंड के सामने कर पाएंगे। यहाँ पर आके उन्होंने अपने इन 4-5 महीनों में अपना पूरा इतिहास बदल दिया, अपना इंस्पायरिंग कमबैक के बारे में बता दिया है, साबित कर दिया कि भाई आपको निडर रहना है, आपको मेंटली मजबूत रहना है, आपका पास्ट कैसा भी रहा हो, स्क्रैची रहा हो, इनकंसिस्टेंट रहा हो, मगर केएल राहुल ने साबित किया है कि मैं एक सीनियर बल्लेबाजों, खास करके रोहित शर्मा, विराट के जाने के बाद केएल राहुल की जिम्मेदारी बढ़ गई है एज ए सीनियर प्लेयर। उन्होंने कप्तानी भी नहीं मिली और उनको शायद ऑफर भी की होगी तो उन्होंने डिनाई किया होगा, मैं अपनी बल्लेबाजी पे ज्यादा फोकस करूंगा, और वही किया उन्होंने। और जिस तरह से एक सीनियर खिलाड़ी को खेलना चाहिए उन्होंने निभाया है। काश वो अपने शुरुआत को कन्वर्ट कर पाते, 90 को 100 में कर पाते, एक ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है, मैच विनिंग हो जाता रादर देन ड्रॉ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केएल राहुल ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है और बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है उनकी, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। केएल राहुल 2.0 टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त रहा है मुझे लगता है। बिल्कुल, ये बात भी सही है आपकी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत और इंग्लैंड सीरीज में 2-2 की बराबरी पर है। केएल राहुल और शुभमन गिल की शानदार फॉर्म को देखते हुए क्या भारत के पास मानसिक बढ़त नजर आ रही है? मानसिक बढ़त तो मैं कहूंगा पिछले टेस्ट मैच के बाद तो डेफिनेटली बढ़त नहीं, पर इक्वल स्टेज पे है इस वक्त, क्योंकि मेंटली इंग्लैंड सोच रहा था, बेन स्टोक्स सोच रहे थे कि यार इंडिया हार जाएगी ये मैच, जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, जिस तरह से गेंदबाजी की, मगर जिस तरह से डटकर खड़े रहे हमारे बल्लेबाज, तो लग रहा था उनको डर कहीं ना कहीं महसूस हो गया था कि यार इतना आसान नहीं है टीम को हराना, और ये दिमाग में खेलना शुरू हो जाएगा 5वें टेस्ट मैच से पहले। कहीं ना कहीं डर के आई इंग्लैंड
इसलिए आप देखेंगे वो जेमी वार्डन या कुछ चेंजेस करेंगे, जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो पारी रही है, चाहे वो लॉर्ड्स में हो, चाहे वो पिछले मैच में हो, ड्रॉ, वो मुझे लगता है साइकोलॉजिकली इंग्लैंड के ऊपर खेलने लगा है। उनको लग रहा था ये वार्म अप होगा, जैसे बेंच में उसने कहा था सीरीज के पहले तो हमारे लिए वार्म अप है, एशेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मगर अब इनको पता चल गया कि यार ये टीम बिना रोहित और बिना विराट के भी उतनी मजबूत और मेंटली उतना ही स्ट्रांग है। यंगस्टर्स टेस्ट मैच को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। साथ साथ उनको पता है आईपीएल प्लेयर्स को, आईपीएल खेलने वाले यंगस्टर्स को जो देखे बड़े हुए आईपीएल खेलते कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है। तो टेस्ट मैच सिर्फ उनका नहीं है, टेस्ट मैच टीम इंडिया का भी है, टेस्ट क्रिकेट टीम इंडिया का भी। और टीम इंडिया, ये यंग टीम इंडिया भी बहुत प्यार करती है और उनको पता है कैसे खेला जाता है बड़ी टीम के सामने, बिना रोहित, बिना विराट, बिना कोई सीनियर खिलाड़ी के उनको टक्कर देना आता है। तो मानसिक लेवल पे बराबर है, ना कि कोई आगे ना कोई पीछे। डेफिनेटली ये अचीवमेंट है, ये बड़ा अचीवमेंट है टीम इंडिया की। बिल्कुल ताउस, ये तो बात हो गई भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के बारे में। लेकिन अब हम चलते हैं T20 की दुनिया में, जहां पे पुराने सितारे जो है वो फिर एक बार चमक रहे हैं, यानी WCL 2025 में। आज रात 9 बजे भारत चैंपियंस का मुकाबला वेस्ट इंडीज चैंपियंस से होगा, ग्रेस रोड लेसेस्टर से। ये वही टीम है जो WCL 2024 में भी आमने सामने आई थी, जहां भारत ने 27 रन से बाजी मारी थी, वो भी DLS पद्धति से। लेकिन इस बार हालात जो है वो बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ने अभी तक सिर्फ एक मुकाबला जीता है, जबकि भारत ने अभी तक एक भी मुकाबला जीता ही नहीं है। भारत के अगर प्रमुख खिलाड़ियों की बात करें तो उनमें हमें युवराज सिंह, शिखर धवन, यूसुफ पठान और सुरेश रैना नज़र आते हैं। जबकि वेस्ट इंडीज़ चैंपियंस की अगर बात करें तो वहाँ पर क्रिस गेल, ड्वेन ब्रावो, कायरन पोलार्ड और चैडविक वॉल्टन जैसे बड़े नाम हैं। बता दें कि चैडविक वॉल्टन ने अब तक 12 छक्के जड़े हैं और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा है। और फीडल एडवर्ड्स की भी अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ चैंपियन से, तो उन्होंने इंग्लैंड चैंपियंस के खिलाफ 3 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट चटकाए हैं, और वो भी काफ़ी खतरनाक फॉर्म में है। तो इससे जुड़े भी आपके लिए कुछ सवाल है हमारे पास। सबसे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये है कि भारत चैंपियंस अब तक WCL 2025 में एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं, और आखिरी ग्रुप मैच से पहले उन्हें कौन से बदलाव करने होंगे या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे टीम टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज कर सके? देखिए, बदलाव तो ये टीम इतनी मजबूत है, आपने जितने भी नाम गिनवाए हैं, सुरेश रैना से, युवराज से लेकर सुरेश रैना तक, यूसुफ पठान तक, ये बहुत ही ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप लेजेंड्स की विनिंग टीम है, बट और डिफेंडिंग चैंपियंस है। बट ये परफॉर्मेंस इस तरीके का हुआ नहीं है डिफेंडिंग चैंपियन जैसा। बिल्कुल, मुझे बहुत सरप्राइज लगा है, इसलिए मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज के सामने क्या ये खाता खोल पाएंगे, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन होने के बाद आपको थोड़ा रिस्पेक्टेबल क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको खेलना चाहिए अपने रेपुटेशन के जैसा जैसा आपने बिल्ड किया ओवर द इयर्स। एंड सरप्राइजिंगली आपने तीनों मैच हार गए हैं। वो बात अलग है कि पाकिस्तान के सामने मैच नहीं हुआ तो वो चौथा मैच हो जाता। तो शुरुआत कहीं ना कहीं उनकी अच्छी नहीं रही है और मेंटली वो ज्यादा गेम में नहीं रहे, मगर जिस तरह से बल्लेबाजी तो की है उन्होंने दिखाया है कि भाई है दम, मगर कहीं ना कहीं बॉलिंग में लैक हो गया है, रन ज्यादा चले गए हैं, विकेट्स नहीं आ पाई है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हो, चाहे साउथ अफ्रीका के सामने हो, चाहे वो इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड की जो टीम इतनी मजबूत दूसरी टीम के सामने नहीं लग रही थी, वो इंडिया के सामने इतनी मजबूत लग रही। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं, क्या टीम इंडिया अपने आप में बिलीव कर पा रही, क्या वो रेपुटेशन जो उन्होंने लेके आए वो इयर्स इतना खेलते हुए, क्या उसके ऊपर लिव अप कर पा रहे, पोटेंशियल के ऊपर लिव अप कर पा रहे? मुझे लगता है नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट मैच हो जाता है वेस्ट इंडिया के लिए, और ये इज्जत बचाने वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर टीम में जहाँ पर 6 बड़ी टीम्स खेल रही है और वहाँ पर अगर टीम इंडिया आखिर आए तो इससे बड़ी बेइज्जती की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं टीम इंडिया को पॉइंट्स लेना पड़ेगा वेस्ट इंडीज के सामने और अपना इज्जत मेंटेन करनी पड़ेगी, एम्बैरेसमेंट से बचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर बात की जाए WCL 2024 की, तो वहाँ पर भी भारत ने वेस्ट इंडीज चैंपियंस को DLS मेथड से हराया था। इस बार दोनों ही टीमें खराब फॉर्म में, तो ऐसे में कौन सी टीम को आप बढ़त में मान रहे हैं? देखिए, ये फॉर्म देखा जाए, DLS मेथड देखा जाए या करंट ये देखा जाए, पॉइंट्स में तो वेस्ट इंडीज आगे है। वेस्ट इंडीज में हेड टू हेड में चाहे आप पॉइंट्स टेबल में 1 पॉइंट लेके आगे है। वेस्ट इंडीज का फॉर्म
कंपेयर टू इंडिया बेटर ही लग रहा है। बिल्कुल। मगर अगेन ये टीम इंडिया है, यहाँ पर इसमें बड़े बड़े लेजेंड्स ऑफ द गेम है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स हैं, यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड कप जीते हैं। तो मैं इसको बराबरी का मुकाबला कहूंगा, क्योंकि आप पास देखे और प्रेजेंट देखे तो बराबरी का मुकाबला है। मगर टीम इंडिया को इम्पोर्टेंट है दिखाना कि भाई हम जो लेजेंड है हम जानते हैं जीतना, और ये मैच उतना ही जितना इम्पोर्टेंट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि इनके जो मिडिल ऑर्डर है वो ज्यादा खतरनाक है। और अगर टॉप ऑर्डर क्रिस गेल, ड्वेन स्मिथ या लेंडन सिमंस चमक है आज के दिन जो नहीं किए उन्होंने अभी तक, अगर कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया की। तो एक एंटरटेनिंग मैच मैं देख रहा हूँ आगे आज के लिए। तो भारत बनाम इंग्लैंड और WCL पर ये था हमारा विश्लेषण। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टा के साथ। मैं हूं प्राची खंडेलवाल।